नमस्कार, मैं आलोक कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट के दूसरे चैप्टर जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, उसके अंतिम भाग को। और हम इस चैप्टर में देखेंगे कि नए नगरों का उदय किस प्रकार से हुआ, यानी कि इसे हम द्वितीय शहरीकरण भी कह सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से नगरीय जनसंख्या थी, जो उसमें सम्रांत वर्ग और शिल्पकार थे, उनकी जीवन शैली कैसे थी, वो कैसे काम कर रहे थे। इसमें हम फिर देखेंगे कि जो उपमहाद्वीप थे उसके बाहर व्यापार कैसे हो रहा था, और हम देखने का प्रयास करेंगे मूल बातों में कि अभिलेख जो थे उसे कैसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया, और हम देखेंगे कि कैसे उन साक्ष्यों को पढ़ने में क्या क्या दिक्कतें हुई। और अंत में हम देखेंगे काल रेखा के बारे में, और हम जानने का प्रयास करेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में कौन कौन सी राजनीतिक और आर्थिक घटनाएं होती हैं। और हम चलते हैं और देखते हैं नए नगर। जैसा कि आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पर, जो नए नगर थे वो इससे द्वितीय शहरीकरण भी कहा जाता है, मैंने आपको बताया। तो द्वितीय शहरीकरण को अगर हम देखें तो आपको ये ज्ञात होगा कि एक बार महाजनपद जो थे उसका विकास हुआ, और जब महाजनपद का विकास हुआ तो उसके साथ जो नगरों का निर्माण हुआ, और जब नगर बने तो वो नए जो नगर थे वो राजधानी के रूप में विकसित हुए। परंतु यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ जो नगर थे, वो जो नगरों के विकास होने की जो कहानी थी वो लगभग दो अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलती है। पहला क्षेत्र जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे जो व्यापारिक क्षेत्र थे उन क्षेत्रों पर नगरों का उदय हुआ। दूसरा, कोई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक इन केंद्रों पर भी नगरों का विकास हुआ। और तीसरा, जो व्यापारिक क्षेत्रों में जो रास्ते में जो व्यापारिक नगर थे उसमें जो आने वाले जो क्षेत्र पड़ते थे वहाँ पर नगरों का भी विकास हुआ। तो जो नगर थे, उदाहरण के तौर पर हम देखें कि पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र जो था, अगर हम देखें तो पाटलिपुत्र पर आपको ये ज्ञात होगा कि एक जो नदी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र था, जैसे कि सिंधु नदी जो थी उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से नगरों के उदय में सिंधु घाटी जो थी वो कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर रोल अदा करती है। तो जो पाटलिपुत्र था यहाँ पर वो गंगा नदी के किनारे तट पर था, और इसकी अगर भौगोलिक स्थिति को देखें तो एक ओर सोन नदी, दूसरी ओर गंगा नदी, और तीसरी ओर गंडक नदी, ये जो सारी नदियाँ थी वो कहीं ना कहीं इसे सुरक्षित बना रही थी। तो हम किताब में भी देखते हैं कि पाटलिपुत्र का जिक्र किया गया है। और हम जैसे मथुरा हुआ, मथुरा जो था वो ये क्या था, जो नदी थी यमुना नदी, उस नदी के तट पर स्थित था। दूसरी ओर अगर हम देखें तो मथुरा जो था वो सांस्कृतिक रूप से भी काफ़ी समृद्ध था। तो ये इन नगरों को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। आगे हम इसमें देखने का प्रयास करते हैं, अगले हम टॉपिक में चलते हैं और हम देखते हैं नगरीय जनसंख्या, सम्भ्रांत वर्ग और शिल्पकार। तो इसमें हम यह देखते हैं कि किस प्रकार से जो नगरीय जनसंख्या थी उसका ताना बाना था, यानी कि उसकी संरचना थी। तो जो नगर थे उसमें प्रायः दो तरह के लोग होते थे। एक वैसे लोग जो सम्भ्रांत वर्ग के लोग थे, और दूसरे वैसे लोग रहते थे जो आम जनजीवन के थे। तो यहाँ पर मैं सम्भ्रांत और जो शिल्पकार वर्ग के लोग थे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। और सम्भ्रांत वर्ग होता कौन था? वैसा वर्ग जो राजा होते थे उनके कार्यों को वो करता था, या हम अगर कह सकते हैं सीधे शब्दों में नौकरशाह, या जो बहुत अमीर वर्ग के लोग थे उन्हें हम सम्भ्रांत वर्ग कहते हैं। दूसरे, तो ये जो लोग थे इनका जो रहन सहन था, जो इनकी स्थिति थी वो थोड़ी अलग थी। किससे? जो जनसाधारण लोग थे उनसे अलग थी। मैं बताऊं कि जब वो खुदाई हो रहे थे, यानी कि उत्खनन का कार्य हो रहा था, तो उसमें कुछ चीज़ें, जो कुछ बर्तनें हैं वो अलग तरह की मिलती हैं। जैसे उस पर कुछ कलाई किया हुआ था, अलग से पेंटिंग की हुई थी। तो उससे देख कर लगता था कि ये जो भी लोग इसको प्रयोग कर रहे होंगे वो थोड़े उच्च घराने के होंगे या थोड़े बड़े होंगे। तो जो ऐसे जो बर्तन मिले उन्हें कृष्ण मार्जित कहा गया। तो कृष्ण मार्जित बर्तनों का उत्खनन में कम मिलता है, पर उससे स्पष्ट होता है कि ये कहीं ना कहीं कुछ विशेष लोगों के लिए था। आगे हम देखते हैं कि जो शिल्पकार थे, वो शिल्पकार जो वर्ग थे वो शिल्प में खासकर जो हाथी के दांत होते थे, जो मिट्टी के बर्तन, जो आकर्षक बर्तन होते थे, सोने चांदी के जो आभूषण थे, या जो धातु की जो चीज़ें थी, उन चीज़ों का उस पर वो शिल्प का काम करते थे। और वो एक व्यापारिक वस्तु के रूप में फेमस थी, और उनका प्रयोग वो व्यापार के लिए, या भारत से बाहर जो उपमहाद्वीप है वहाँ पर उन चीज़ों का प्रयोग वो करते थे, जिनमें सोने, चांदी, आभूषण, ये सारी चीज़ें शामिल थीं। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपको ये ज्ञात होगा कि जो ये सम्भ्रांत वर्ग
जो शिल्पकार वर्ग था उसके साथ एक और वर्ग होता था, ठीक है, जिसमें अगर हम देखें तो लोहार हो गया, कुम्हार हुआ, ठीक है, जो इस तरह के जो वर्ग थे, जो राजपुरोहित हो गए, तो ये अलग अलग वर्ग थे। इन वर्गों के बारे में भी हम लोग को जानकारी मिलती है, जो इसी नगर में नगरीय जनसंख्या में वो रहते थे। तो सबका अपना अपना कार्य था, अपना अपना रोल था, और वो अपने ढंग से वो व्यतीत करते थे। हम चलते हैं इसके अगले भाग में और हम देखते हैं कि उपमहाद्वीप और उसके बाहर व्यापार। उपमहाद्वीप था भारतीय जो उपमहाद्वीप, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर जो व्यापार होते थे वो व्यापार दो तरह के होते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि एक व्यापार जो होता था वो भूमार्ग से होता था और दूसरा जल मार्ग से होता था। तो भूमार्ग का जो व्यापार था वो पश्चिमोत्तर भारत से होता हुआ वो ईरान और ईरान के आगे के क्षेत्रों में चला जाता है। और अगर हम देखें जल मार्ग को तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो जल मार्ग से भारत के दक्षिणी क्षेत्र से होते हुए वो अफ्रीका महाद्वीप में जाता है। और अगर हम इधर देखें तो आपको ये ज्ञात होगा कि इधर जो चीन के तरफ का जो पूर्वी क्षेत्र का एरिया है वहाँ पर वो चीन के तरफ भी वो व्यापार जाता है। तो स्पष्ट है कि जो व्यापार थे भारत से बाहर होते थे, और इन जो व्यापार होते थे वो प्रायः दो प्रकार के होते थे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो व्यापार के जो क्षेत्र होते थे, जिसे हम व्यापारिक मार्ग कहते हैं, उन मार्गों पर स्थानीय जो शासक होते थे उनके द्वारा टैक्स लगाया जाता था। टैक्स किस लिए लगाते थे? टैक्स इसलिए लगाते थे ताकि उन टैक्सों से उन टैक्सों के बदले उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा सके। यहाँ पर व्यापारियों का एक बड़ा वर्ग होता था जिन्हें सेठी कहा जाता था या सतवान कहते थे। तो इन जो व्यापारिक समूह होते थे वो एक साथ जाते थे व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरे जगहों पर। तो वैसी परिस्थिति में उनके जान माल के, उनके सामानों की सुरक्षा करने के बदले में जो स्थानीय शासक होते थे वो उनसे राजस्व वसूल करते थे। अब यहाँ पर है कि जो व्यापार होते थे वो किस साधन क्या थे उसके। तो अगर हम इन साधनों को देखें तो आपको ज्ञात होगा कि इसके लिए वो बैलगाड़ी, खच्चर और पैदल, ये तीनों तरह की चीज़ों का वो इस्तेमाल करते थे। और व्यापारिक वस्तुएं होती थी उनमें नमक, काली मिर्च यानी कि मसाले, और वस्त्र जो सूती वस्त्र होते थे उन वस्त्रों का प्रायः व्यापार होता था। इसके अलावे जो कुछ शिल्प की जो वस्तुएं होती थीं, कुछ आभूषण होते थे, जिसे हाथी दांत पर जो वर्क किया होता था, कार्य किया होता था, वो होते थे। मिट्टी के जो आकर्षक बर्तन होते थे वो, तो इन सारी चीज़ों को वो एक प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो व्यापार था वो रोमन साम्राज्य तक जाता था, और जो ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं खासकर दक्षिण भारत से, तो वहाँ पर यह देखने को मिलता है कि ईरान और रोमन साम्राज्य के जो सिक्के हैं वो दक्षिण भारत में एक बड़े पैमाने पर मिलते हैं। तो इससे यह प्रतीत होता है कि भारत का जो व्यापार है वो ईरान तक और ईरान से आगे रोमन साम्राज्य तक होता था। इसमें एक चीज़ और थी कि जो समानता थी सिक्कों की, वो चाहे वो रोमन साम्राज्य का हो चाहे वो ईरान का हो, उनमें सिक्कों में समानता होती थी। तो इससे प्रतीत होता है कि जो सिक्के होते थे वो यानी कि भारतीय जो व्यापारी थे उनका व्यापार ईरान के क्षेत्र में भी था और वहाँ के लोग का व्यापार यहाँ पे भी होता था। मूल बातें इसमें हम ये देखेंगे कि अभिलेखों का अर्थ जो है कैसे निकाला जाता था। तो अभिलेख कहते किसे हैं? मैंने पूर्व में बताया था कि अभिलेख वैसे साक्ष्य को कहते हैं जो पत्थरों पर, धातुओं पर, मिट्टी के बर्तनों पर या अन्य कई चीज़ों पर लिखे होते थे, और उन्हीं को अभिलेख कहा जाता था। तो जो अभिलेख थे उसके अर्थ कैसे लगाते थे? तो यहाँ पर अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो दो लिपियाँ थीं, ब्राह्मी और खरोष्टी। इन लिपियों के बारे में इनको पहले पढ़ा गया, और उनको पढ़ने के लिए कैसे किया गया, इनको जो अलग अलग जो यूरोपीय जो प्रदत्त वेता थे वो संस्कृत और अन्य भाषाओं के शब्दों को एक साथ पैरेलल में करके मिला करके उससे देख रहे थे। जैसे हम उदाहरण के लिए खरोष्टी लिपि को अगर देखें तो खरोष्टी की जो मूल भाषा थी या जो मूल लिपि थी, ठीक है, वो प्राकृत थी, और उसमें जो देखने को मिलता है कि उसे किस तरह से कंपेरिजन किया गया था। लिपि थी उसका अध्ययन किया गया, और उसके अध्ययन को 1733 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप के द्वारा इससे अध्ययन कर इससे डिकोड किया गया, यानी कि पढ़ा जाने लगा। तो पढ़ने के लिए उन्होंने क्या किया कि ये जो लिपि थी वो प्राकृत भाषा में लिखी हुई थी, और इन लिपियों को कंपेरिजन करके, दोनों को तुलना करके यूरोपीय भाषा की और उसको मिला करके, और उससे देखा गया कि इससे कौन से शब्द का अर्थ प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से ये किया गया। ब्राह्मी लिपि के साथ साथ खरोष्टी जो लिपि थी उस लिपि में भी इसी तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। तो उससे हम लोग अर्थ निकालने की या लगाने की कोशिश की जाती है।
आगे हम देखते हैं अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। तो जो अभिलेख थे वो विभिन्न राजाओं के द्वारा अलग अलग जगह पर लगाए गए थे, जैसे शिलालेख। जैसे हम लोगों ने देखा है कि सम्राट अशोक जो थे वो जब उनका हृदय परिवर्तन होता है तो वो अपने साम्राज्य में अलग अलग क्षेत्रों में वो अभिलेखों को लगाते हैं या शिलालेखों में अपने जो बौद्ध धर्म के जो संदेश थे, जो धर्म के जो उपदेश थे, उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में लगाते हैं। तो उन उपदेशों में या उन शिलालेखों में अशोक को कई नामों से इंगित किया गया है, जैसे देवानाम प्रिय, तो कहीं पे दिया हुआ है प्रियदर्शी। तो इन सब चीज़ों में जो समानता थी, जिससे उसकी भाषा, उसकी लिपि, उसके लिखने के ढंग, इस सब में जो समानता थी, इन्हीं समानताओं के कारण इससे ये अनुमान लगाया जा सका कि यह एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में है। इतना ही नहीं, मैं बस जस्ट उदाहरण की बात कर रहा हूँ। तो जैसे अशोक के द्वारा जो उनके जो साक्ष्य मिलते हैं वो प्रायः जो व्यापारिक नगर थे वहाँ या वैसे क्षेत्रों में साक्ष्य मिलते हैं जहाँ जो एक बहुत क्षेत्रों में था। तो उन चीज़ों से वो एक ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में वो हमें मिलते हैं और वो चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है। जो अभिलेख थे इसकी क्या सीमाएँ थीं? अभिलेख जो होते थे वो प्रायः कभी वो थे, जब वो उत्कीर्ण करते थे तो वो हल्के होते थे। हल्के होने से वो क्या होता था कि वो स्पष्ट नहीं दिखते थे कि उसमें क्या लिखा हुआ है, तब किसी भी शब्द के अर्थ को निकालना थोड़ा मुश्किल होता था। दूसरी इसके साथ समस्या क्या थी कि जो अभिलेख होते थे वो अभिलेख कभी कभी उसके शब्द जो है उत्कीर्ण करने में, निकालने में वो टूट जाते थे, तो यानी कि लुप्त हो जाते थे। तो उस परिस्थिति में भी सही जानकारी हम लोग को नहीं मिल पाती थी। ये उसकी सीमाएँ थीं। और उसके अतिरिक्त कभी कभी इससे जो अभिलेख थे उसके जो दैनिक जीवन की चीज़ें के बारे में मिलती, तो वो ऐतिहासिक रूप से उसका कोई बेनिफिट, कोई लाभ उसका नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भारत में जो अभिलेख थे उसके क्या उपयोग थे और किस प्रकार से ये इसकी अपनी सीमाएँ थीं। अब आगे हम देखते हैं समय रेखा के बारे में और हम जानने का प्रयास करते हैं कि समय रेखा क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में जो राजनीतिक और आर्थिक घटनाएं होती हैं, उन्हीं घटनाओं के अध्ययन को इस काल रेखा में दर्शाया गया है। तो आइए हम देखते हैं बारी बारी से कि ये काल रेखा क्या है। और इसमें तो काल रेखा में हम यह देखते हैं कि प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक विकास, जैसा मैंने आपको बताया था और आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पर, तो यहाँ पर लगभग 600 से 500 ईस्वी तक धान की रोपाई, गंगा घाटी के नगरीकरण और महाजनपद और आहत सिक्के ये मिलते हैं हम लोग को। फिर लगभग 500 से 400 ईसा पूर्व के बीच में मगध के शासकों के सत्ता पर पकड़ के बारे में जानकारी मिलती है। और लगभग 327 से 325 ईसा पूर्व में जो भारत पर सिकंदर का आक्रमण होता है या सिकंदर के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। लगभग 327 इसके बाद 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त का राज्यारोहण के बारे में मिलता है हम लोग को, जो घटना होती है। इसके बाद 272 से 231 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का अंत होता है। 200 से 100 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर में शक शासन, दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांडे और दक्कन और सातवाहन के बारे में मिलता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक घटना है जिसका जिक्र करना अनिवार्य होगा, 78 ईस्वी में जो कनिष्क थे उनका राज्यारोहण होता है। फिर गुप्त वंश के शासन के बारे में अगर देखें तो 320 ईस्वी में गुप्त का शासन आरंभ होता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी समुद्रगुप्त के बारे में था, जो जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त 375 से 415 के बीच में चंद्रगुप्त द्वितीय और दक्षिण में वाकटक के बारे में जानकारी मिलती है। और लगभग 500 से 600 ईस्वी में कर्नाटक में चालुक्यों का उदय और तमिलनाडु में पल्लवों का उदय होता है। और लगभग 600 से 647 में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन का जिक्र मिलता है, जो एक भारतीय हिंदू शासक थे। इसके बाद यहाँ से वस्तुस्थिति बदलनी आरंभ होती है और 712 में अरबों का सिंध पर विजय होता है। तो ये इसके घटनाक्रम थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और हाँ, कमेंट्स करना